मैं हूं ज्योति और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एनिमल सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी फिगर है ये प्लांट सेल की एक स्ट्रक्चर है। ओके, और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे एनिमल सेल के अंदर थे। तो हम एक एक करके सारे कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट इज सेल वॉल। जैसा कि आप देख सकते हैं ना, ये जो आउटर लेयर है जो ग्रीन कलर की थोड़ी डार्कर शेड है, ये जो है ना आउटर लेयर, इसे हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? ये जो सबसे मोस्ट आउटर लेयर होती है किसी सेल की, उसे कहते हैं सेल वॉल। ओके, अब सेल वॉल कैसी होती है? बहुत रिजिड होती है, स्ट्रांग होती है। ये जो सेल वॉल होती है ये बहुत स्ट्रांग होती है और ये बनी होती है सेलुलोज से। सेलुलोज इस लॉजिक से जो भी चीजें प्लांट से बनी होती हैं उनमें भी सेलुलोज पाया जाता है, जैसे पेपर, क्लोथ्स। ओके, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। अब जो सेल वॉल का जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोवाइड करना है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किससे? जो भी बैड वेदर कंडीशंस हैं, बहुत धूप है, बहुत बारिश है, या फिर एनिमल्स से, है ना, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, और इट गिव्स स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ। जो सेल वॉल है ये क्योंकि ये रिजिड होती है तो ये एक स्ट्रेंथ देती है और स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है। ओके, नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो देखिए, ये जो लाइटर शेड है ना, ये लाइटर शेड की जो लेयर है ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इट सेपरेट्स सेल फ्रॉम आउटसाइड एनवायरमेंट टू द इनसाइड वन। ओके, देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है, ये दोनों तरफ के एनवायरमेंट को बिल्कुल सेपरेट करती है। इट इज लिपिड बाइलेयर मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। अब ये बनी होती है लिपिड बाइलेयर से। लिपिड बाइलेयर का क्या मतलब हुआ? मतलब कि दो इसमें लेयर्स होती हैं। पहली लेयर जो होती है वो बिल्कुल सीरीज ऑफ लिपिड्स की होती है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, गोल गोल सीरीज ऑफ लिपिड्स होते हैं। और फिर दूसरी भी जो लेयर होती है वो भी सीरीज ऑफ लिपिड्स होते हैं। तो दो सीरीज होती हैं जिनसे ये मिलकर बनी होती हैं, तो इसे लिपिड बाइलेयर कहते हैं और ये फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। ओके, अब इनका काम क्या होता है? इनका फंक्शन होता है मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ये बाहर से अंदर प्रवेश कराती हैं और जो भी इसका वेस्ट मटेरियल है वो उनको अलाउ करते हैं कि वो बाहर चले जाएं। ठीक है, तो मटेरियल ट्रांसपोर्ट का काम होता है। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। जैसा आप देख सकते हैं ना, ये सारा जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है ये होता है साइटोप्लाज्म। ये एक इट इज थिक जेल लाइक सॉल्यूशन। ओके, composed of water, salt and protein. It includes all the material inside. All the material inside मतलब जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और गोल्जी बॉडी होती है, राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये जो कुछ भी होता है ना वो इस जेल लाइक स्ट्रक्चर में ही होता है। ठीक है, और उसी में वो इधर थोड़ा सा मूवमेंट भी रखते हैं, तो ये क्योंकि इसीलिए जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट इज वैक्यूल। वैक्यूल क्या होते हैं? वैक्यूल एक बबल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इट इज अ लार्ज कंपार्टमेंट। ठीक है, इनका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज का। तो ये वाटर स्टोरेज करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, एनिमल सेल में ये बहुत छोटे होते हैं स्ट्रक्चर में, लेकिन ये जो प्लांट सेल होता है इसमें ये बहुत बड़े आकार के होते हैं, क्योंकि प्लांट्स को वाटर स्टोर करना बहुत कंपलसरी होता है उनकी लाइफ के लिए। ओके, इट प्लेज रोल इन प्लांट स्टेबिलिटी, और ये एक तरीके से आकार भी प्रदान करते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है वाटर स्टोरेज का। ओके, नेक्स्ट इज गोल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी बॉडी। ठीक है, अब जैसा कि इसको आप देख सकते हैं, ये गोल्जी एपरेटस है। ओके, और ये कैसे बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ फ्लैटेंड स्टैक्ड पाउचेस कॉल्ड सिस्टर्ने। अब ये देखिए, ये क्या है? सीरीज है ना, सीरीज ऑफ फ्लैटेंड स्टैक्ड पाउचेस। ऐसा लग रहा है ना, ये एक पाउच है, ये एक पाउच है, ये एक पाउच है, तो कई सारे पाउचेस एक दूसरे के ऊपर ऐसे सिचुएटेड हैं, है ना, तो इनको क्या कहते हैं? सिस्टर्ने। ओके, आइडेंटिफाइड बाय इटालियन बायोलॉजिस्ट कैमिलो गोल्जी। तो इनकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? गोल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी बॉडी। ओके,
अब इनका फंक्शन क्या है? इट मॉडिफाइज मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन्स एंड शिप देम आउट ऑफ द सेल। तो बेसिकली इनका काम क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, जब जब भी एनर्जी जिस भी पार्ट में जरूरत होती है तो ये गोल्जी बॉडी वहां पे जो भी प्रोटीन होते हैं ना, एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सारे शिप कर देते हैं उधर की तरफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स की। आप देख सकते हैं ना, ये राइबोसोम छोटे छोटे, ये राइबोसोम में बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है किसी सेल के अंदर, और ये 70s टाइप के होते हैं। और एनिमल सेल में मैंने आपको बताया था 80s टाइप के होते हैं। ओके, एस मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ओके, अब राइबोसोम इट इज अ कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर स्ट्रक्चर है राइबोसोम्स। और इस ये बना किससे होता है? आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। और इसका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो ये क्यों क्या होता है? ये दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग आरएनए इनटू प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये आरएनए का ट्रांसलेशन प्रोटीन में करते हैं और इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। ओके, अब हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। जो हमने इसके पहले देखा वो था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है रफ। अब इसका नाम रफ क्यों पड़ा? क्योंकि इसके ऊपर देख रहे हैं ना ये छोटे छोटे से डॉट्स, ये राइबोसोम्स हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये जो स्मॉल स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर है जो राइबोसोम्स हैं, इन राइबोसोम्स की वजह से इन्हें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, इट स्टडीड विद मिलियंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, एड्स इन प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स। अब ये क्या करते हैं? ये प्रोडक्शन करते हैं प्रोटीन का और उसको स्टोर भी करते हैं। ठीक है, और राइबोसोम्स क्या करते हैं? एक रफ स्ट्रक्चर देते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, एक रफ स्ट्रक्चर ये बिल्कुल प्रदान करते हैं इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ठीक है, अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये क्यों है? क्योंकि इसमें बिल्कुल भी राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें राइबोसोम्स नहीं होते, तो ये स्मूथ होता है। ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है और ये लिपिड प्रोडक्शन में इसका काम होता है लिपिड का प्रोडक्शन करना और डिटॉक्सिफिकेशन करना। ठीक है, अब आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ये आपको पता है कि सारे यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस होता है। सारे यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। तो और न्यूक्लियस का काम क्या होता है? डीएनए को स्टोर करना। ठीक है, द इंफॉर्मेशन केम फ्रॉम न्यूक्लियस डिटरमाइंस हाउ सेल वर्क्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डीएनए होता है। डीएनए के अंदर सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है एंड इट इज लोकेटेड मोर ऑन द पेरिफेरी ड्यू टू द लार्ज वाटर फिल्ड वैक्यूल इन द सेंटर ऑफ द सेल। अब ये क्या होता है ना कि जो हमने सेल देखा था स्टार्टिंग में, तो इनकी लोकेशन जो है बिल्कुल मिडिल में ना होकर थोड़ी सी साइड की तरफ होती है। जो सेल वॉल थी ना उसके थोड़ी बगल की साइड में। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियस। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सेल के लिए, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एनर्जी प्रोडक्शन। ओके, और ये क्या है? ये सोर्स ऑफ एनर्जी है किसके लिए? सेल के लिए। ये किसी भी सेल के लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। एटीपी एटीपी फॉर्मेशन करता है जिससे कि ग्लूकोज बनता है। तो आपको बताया था मैंने कि 38 एटीपी का फॉर्मेशन जब होता है तो उससे 1 ग्लूकोज बनता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट ओनली प्लांट सेल में ही पाया जाता है। और क्या करता है ये? टू प्रोड्यूस फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड टू स्टोर फूड एनर्जी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट जो होते हैं वो सन की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में अपनी ग्रोथ के लिए। फिर वो केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं या फिर आप उसे कह सकते हैं फूड एनर्जी। ठीक है, टू प्रोड्यूस फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड टू स्टोर फूड एनर्जी। तो ये क्या करते हैं? फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये सन की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। ठीक है, एंड इट कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम सन टू बेसिक कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब ये बेसिक कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो गए? ये उनके लिए फूड का काम करते हैं। ठीक है, ओके। नाउ
साइटोस्केलेटन। ठीक है, अब साइटोस्केलेटन क्या होता है? ये छोटे छोटे से ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं ना, स्टिक काइंड ऑफ फॉर्म होता है इनका। ये वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूबल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। आप यहाँ देख सकते हैं माइक्रोट्यूबल्स को और माइक्रोफिलामेंट्स को, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो ये जो होता है ये होता है साइटोस्केलेटन। और ये बेसिकली इट गिव्स शेप एंड स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर प्रदान करता है सेल को। ठीक है, इसीलिए इसके नाम के आगे स्केलेटल लिखा है और साइटो का होता है सेल। ठीक है ना, तो द फुल नेम इज साइटोस्केलेटन, स्केलेटन टू द सेल। ठीक है, सो इट गिव्स शेप एंड स्ट्रक्चर। फाइन, नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट इज सेंट्रोसोम्स। ठीक है, सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं? सेंट्रोसोम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोट्यूबल्स और इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन माइटोसिस, हेल्पिंग द सेल टू डिवाइड। ठीक है, तो सेंट्रोसोम का जो प्रेजेंस होता है सेंट्रोसोम की, ये आपको मैं बताऊं सारी सेल्स में होती है, सारी सेल्स में होती है। इनका बेसिक काम होता है टू रिपेयर। ठीक है, ये रिपेयर भी करती हैं और फिर ये माइटोसिस में हेल्प भी करती हैं सेल को डिवाइड करने में। अब ये सेल को डिवाइड करेंगी तभी तो ये किसी भी सेल को ये रिपेयर कर पाएंगी, है ना। जैसे हमारे माइंड में, हमारे दिमाग के अंदर सेंट्रोसोम नहीं होते हैं, या फिर यू कैन से 10% ऑफ सेंट्रोसोम्स आर देयर, 90% सेंट्रोसोम्स नहीं होते हैं। तो इस वजह से हमारे माइंड में अगर हमारे दिमाग के अंदर बहुत कुछ चोट लग जाए, बहुत अंदर की तरफ, तो वो ठीक ही नहीं होता, क्योंकि सेंट्रोसोम जो होते हैं वो डिवाइड करने में हेल्प करते हैं ना सेल की, और वो डिवाइड ही नहीं करते तो फिर वो रिपेयर नहीं हो पाता है। तो इनका बेसिक काम होता है, इट हेल्प्स टू सेल डिवाइड और इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोट्यूबल्स। फाइन, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी प्लांट सेल की। थैंक यू।